जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं 25 वीवीआई और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड का है और किसका है तो क्लास 10th वालों के लिए है, साइंस है, जो परीक्षा में आने वाले हैं। मतलब नहीं आएगा उतना, मतलब लेकिन आएगा, कुछ कुछ जरूर आएगा, जो क्या है काफ़ी ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। मतलब 80% गारंटी देकर हम झूठ नहीं बोलते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम जो थे 25 मतलब सब्जेक्ट क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज 26 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन आपके लिए लाए थे, जिसमें से उस वीडियो में आपके लिए 25 सब्जेक्ट क्वेश्चन करवा दिए थे। ये 26वां क्वेश्चन है, यहाँ से चलेगा। तो अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुवांशिकता की क्या दीजिए, परिभाषा दीजिए। ये किस बायोलॉजी का क्वेश्चन है? अनुवांशिकता की परिभाषा दीजिए। तो हम 2 नंबर में है तो सिंपल सा डिफिनेशन लिखना है, और अगर उदाहरण एग्जाम्पल रहेगा तो उसको भी देकर आ जाना है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि अनुवांशिकता की क्या दीजिए, आप परिभाषा दीजिए। तो क्या होता है, लिखेंगे कि वैसा गुण, देखो हम आप अपने अब वर्ड में बताएं तो लिखेंगे कि वैसा गुण जो हमारे क्या होता है माता पिता के क्या होता है गुणों में से क्या होता है हमारे अंदर क्या होता है स्थानांतरित होते हैं। या फिर लिख सकते हैं कि माता पिता के गुणों का संतानों में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। इस तरह से आपको लिखना है कि सारा पॉइंट भी पकड़ा जाए और शॉर्ट भी से लिखा जाए, और आपको याद करने में भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए हम इसको इसमें आपको समझाते हुए चलेंगे। तो अनुवांशिकता है क्या? अनुवांशिकता है क्या? तो जो हमारे माता पिता हैं, अब माता पिता हैं तो उनके कुछ कुछ आपको लगेगा कि हमारे माता में से मेरा में गुण आया। जैसे आप लोग गांव घर में सुने होंगे कि इसका मुंह माँ पर गया है, पिता पर गया, इसका नाक जो है पिताजी पर गया है, मुंह माता पर गया है, बाल पिताजी पर गया है। ठीक है, देखे होंगे कि पिताजी अगर कम हाइट के हैं, कम तो आपका भी कम हाइट होगा, ये ज़रूर देखे होंगे। ऐसा नहीं कि सब में होता है, बट होता है। यही क्या है, अनुवांशिकता है। मतलब बोल सकते हैं कि माता पिता के गुणों का संतानों में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुण सूत्र क्या है। गुण सूत्र आखिर क्या है भाई? तो गुण सूत्र वही जो आनुवंशिकता में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि कोशिका जो होता है, कोशिका तो पढ़े हुए 9th में। कोशिका जो सब शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वही क्या होती है, कोशिका होती है। तो कोशिका का जो नाभिक होता है ना, कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाले धागे नुमा संरचना, कोशिका होता है, मान लीजिए कोशिका है ना, इसमें धागे धागे ऐसे ऐसे संरचना अंदर पाए जाते हैं। मतलब कहाँ, इसके नाभिक में संरचना, जिनमें क्या होता है अनुवांशिक गुण उपस्थित हैं, वो क्या कहलाते हैं, गुणसूत्र करते हैं। आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा, हम इसको बता दें कि जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है भाई, कि जैसे हमारे अंदर क्या है, शरीर के अंदर क्या है, कोशिका है, शरीर के अंदर कोशिका है, उसके बीच में क्या, कोशिका में तो केंद्रक पाया जाएगा। जो केंद्रक पाया जाता है उसमें क्या होता है ना, कि धागे नुमा क्या होता है, संरचना होता है, उसी में क्या होता है, अनुवांशिक गुण पाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र, क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को, जैसे हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, करते हैं, काम करते हैं, बहुत सारी क्रिया करते हैं, बहुत सारे विभिन्न काम करते हैं। तो बोल रहा है कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को जो नियंत्रित एवं समन्वित करने वाला रासायनिक पदार्थ है, उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। पूछेगा कि हार्मोन क्या है, तो हम बोलेंगे कि हमारे शरीर होता है, शरीर जो विभिन्न क्रिया करता है, बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन उसको जो नियंत्रित करता है और मतलब नियमित रूप से क्या करता है, संचालित करता है नियमित रूप से, उसी को क्या कहते हैं हम, रासायनिक पदार्थ। हार्मोन क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, उसी को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। हार्मोन का एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन है, रक्त में क्या होता है, मतलब जो चीनी होता है उसकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें चीनी की मात्रा क्या करता है, कम करता है, जिसके कारण मधुमेह रोग, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी से पूछेगा कि कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा दे रहा हूँ, बट सोच रहा हूँ कि आपका कोई भी टाइम का लॉस ना हो, इसलिए स्पीड आपको बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव अपघटनीय पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। जैव अपघटनीय पदार्थ क्या है, उदाहरण से ये सब क्वेश्चन को आप कॉपी पर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जरूर से जरूर ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। पूछा है कि जैव अपघटनीय पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो वैसा पदार्थ,
वैसा पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया से, सूक्ष्म जीव होता है बहुत से बहुत, मतलब इनको सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप लाना पड़ता है। तो बोलेंगे कि वैसा पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, उसे जैव अपघटनीय पदार्थ कहलाते हैं। जैव अपघटनीय पदार्थ क्या है भाई? तो मतलब कोई भी पदार्थ है, वो क्या हो रहा है, मतलब फेंक दिए कहूँ उस पदार्थ को, तो आप लोग देखेंगे कुछ दिन के बाद या तो वो सड़ जाएगा या तो मतलब नापत्ता हो जाएगा। तो आप लोग सोचेंगे भाई कहाँ गया? तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होता है वो क्या करता है, उस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों कर करके उसको क्या करता है, खा देता है। ठीक है, खा जाता है, जिसके कारण वो तो या पदार्थ हो या तो नापत्ता हो जाता है या हमें देखते हैं कि सड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो भी किसी नष्ट ही हो जाता है। मतलब सूक्ष्म जीव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी क्या कहते हैं जैव अपघटनीय पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया? फल, फल हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, और क्या हो गया, पत्तियाँ हो गई। ठीक है, जैसे फल है उसको अगर हम बाहर फेंक देते हैं, कहीं पर फेंक देते हैं, तो पता लग गया कि कुछ क्या है, धीरे 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 सूक्ष्म जीव खा क्या कर कुछ दिन बाद मतलब वो खत्म ही हो जाएगा, समझिए, समझे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजैव अपघटनीय पदार्थ क्या है? अजैव अपघटनीय पदार्थ क्या है? तो वह पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होते हैं, मतलब वैसा पदार्थ जैसे पॉलीथीन है, उसको अगर कहीं फेंक दो भाई वो कभी समाप्त ही नहीं होता है। जला देगा तो वायु प्रदूषण, फेंक देगा तो मिट्टी प्रदूषण, और मतलब जो पॉलीथीन है वो समाप्त ही नहीं होता है, प्लास्टिक है वो कभी समाप्त ही नहीं होता है, वो प्राकृतिक रूप से अपघटित हो ही नहीं पाता है, कितना भी कुछ कर ले वो प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं हो पाता है वो, और लंबे समय तक क्या होता है, पर्यावरण में अगर बने रहते हैं तो क्या कहलाते हैं, अजैव अपघटनीय पदार्थ कहलाते हैं। तो बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं हो पाता है तथा लंबे समय तक पर्यावरण में क्या रहता है, बने रहता है, उसे हम अजैव अपघटनीय पदार्थ कहते हैं। देखो, जैव अपघटनीय और अजैव अपघटनीय दोनों सेम है, बट अगर जैव याद रहेगा तो आपको अजैव भी याद हो जाएगा। जैव में बोलना है कि ये प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाते हैं, बट अजैव में बोलना है कि यह प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं हो पाते हैं। मतलब सिंपल सा डिफिनेशन है भाई, एकदम एक को याद कर लेगा तो अजैव भी याद हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लास्टिक है, कांच। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल रटना नहीं है, एग्जाम्पल ये सोचना है कि भाई ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको हम फेंकेंगे और सड़ेगा नहीं, नहीं गलेगा, चाहे नहीं वो प्राकृतिक रूप से अपघटित होगा, सोचेंगे तो अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा। वो कौन होगा? तो पॉलीथीन होगा, प्लास्टिक होगा, कांच होगा, ये सब जो है प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होता है। ठीक है, बहुत हानिकारक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का क्या लिखिए, एसआई मात्रक लिखिए। ऊर्जा का एसआई मात्रक लिखिए। तो ये सिंपल सा भाई कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अब आप लोग पूछे भाई ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा होता क्या है? तो कार्य हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसकी जो हमें क्षमता पाई जाती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। तो फिर शक्ति क्या है? तो शक्ति कार्य करने की दर को क्या कह सकते हैं हम, कितना मिनट में कितना काम कर रहे हैं वही क्या कहता है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ऊर्जा कार्य करने की क्या होता है, क्षमता को दर्शाती है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है, उसके दो उदाहरण दीजिए। तो जीवाश्म ईंधन क्या है भाई? कि वैसा ईंधन जो प्राचीन वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों से बने हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, कोयला, पेट्रोलियम। तो ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, हम समझाते हैं कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है। तो क्या होता है ना कि बहुत करोड़ों वर्ष पहले, चाहे बहुत सालों पहले, मान लीजिए जैसे भूकंप आया, पृथ्वी है इस पर क्या है, भूकंप आया, भूकंप आया तो सब क्या होगा, डगमगोल हुई पृथ्वी, और जिसके कारण मानव क्या होगा कि अंदर दब गए, पेड़ पौधा जंतु सभी क्या होगा, अंदर दब गए। तो कुछ उसके क्या होगा, करोड़ों वर्ष बाद, लाखों वर्ष बाद क्या होता है ना कि उस वो क्या हो जाता है, जीवाश्म ईंधन का रूप ले लेता है, अपने आप जीवाश्म ईंधन का क्या लेता है, रूप ले लेता है, जिसके कारण वैज्ञानिक जो होता है या इंजीनियर जो है उसे अंदर से फिर निकालता है, उसका क्या करता है, यूज़ करता है। ठीक है, यही कहलाता है जीवाश्म ईंधन। तो इसको बोल सकते हैं कि करोड़ों वर्ष पृथ्वी के अंदर दबे हुए प्राचीन वनस्पतियों, जीव एवं जंतु के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोयला, और क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षय, अरे भाई ये तो अक्षय दो बना गया, नहीं भाई अक्षय कुमार नहीं है। यह है कि अक्षय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? अक्षय ऊर्जा स्रोत होता क्या है? तो वैसा ऊर्जा स्रोत या वे ऊर्जा स्रोत जो उपयोग करने पर क्या होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। वैसा ऊर्जा स्रोत जिसे हम उपयोग करते हैं बट वो क्या होता है, समाप्त नहीं होते हैं, बार बार उपलब्ध रहते हैं, अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा स्रोत होगा जिसको आप देखे होते होंगे कि वो बार बार आप उपयोग कर रहे हैं, वो साला समाप्त ही नहीं हो रहा है, तो क्या है, अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाता है। जैसे मान लें कि हम यूज़ कर रहे हैं हवा, इतना यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म हो रहा है, नहीं ख़त्म हो रहा है, हम इसे कह देंगे अक्षय ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश इतना यूज़ कर रहे हैं, हमारे शरीर में विटामिन डी पड़ रहा है, किस कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण, तो क्या हुआ, अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाएगा। मतलब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये सब क्या है, अक्षय ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का
एसआई मात्रा क्या है? तो ताप का एसआई मात्रा केल्विन होता है। सिंपल से ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि ताप का एसआई मात्रा क्या है, तो ताप का एसआई मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत का क्या लिखे आप? महत्व लिखे भाई। तो हम बता दें कि ओजोन परत का महत्व लिखने के लिए तो आपको 5 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। तो ओजोन परत का महत्व अगर 2 नंबर में लिखना हो तो लिखिएगा कि ओजोन परत क्या होता है? सूर्य से जो आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उसको क्या करते हैं? अवशोषण कर देती है। मान लीजिए कि ये अथी है, ओजोन परत है, इधर पृथ्वी है, ये परत है, इधर सूर्य है, इधर से जब ये प्रकाश की किरण पड़ेगा तो यहाँ से तो हो ही गुजरना पड़ेगा पृथ्वी पर। तो गुजरेगा तो पहले क्या करेगा ओजोन परत? ये इसमें जो खराब किरण है, पराबैंगनी किरण है, उसको ये क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। अब बाद में जो अच्छा किरण है उसको पृथ्वी पर भेजता है। बताइए कितना अच्छा काम कर लेता है, बहुत अच्छा काम करता है। बट अभी क्या हो रहा है कि हम लोग इतना ज़्यादा एसी, फ्रिज, कूलर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि ओजोन परत में क्या हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है? छेद हो रहा है। तो पता चलेगा कुछ दिन बाद कि त्वचा कैंसर, बहुत सारे रोगों से मतलब हम लोगों को जूझना पड़ेगा। इसलिए उसको रक्षा करना ज़रूरी है। इसका जो 2 नंबर में लिखेंगे सर कि ओजोन परत क्या होता है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की क्या करती है? रक्षा करती है। और अगर 5 नंबर में आ गया था तो 5 नंबर में आपको बड़े से लिखना है। हमको थोड़ा सा बता देते हैं इसका इंट्रो ओजोन परत का। लिखिएगा कि पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत पाए जाते हैं, शायद समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं। ठीक है, लिखिएगा कि सूर्य की प्रकाश को क्या कहता है, मतलब हम शॉर्ट बता दे रहे हैं। सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो उस समय ओजोन परत से होकर गुजरना पड़ता है। ओजोन परत क्या कहते हैं, उसमें से पराबैंगनी किरण या अन्य किरण अवशोषित, मतलब जितना ज़्यादा उसको विस्तार करके लिख सकते हैं उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। 10th में यही है सिस्टम कि जितना ज़्यादा आप अच्छा से और जितना ज़्यादा विस्तार करके लिखिए आपको ज़रूर फर्स्ट आइएगा। हमारे गांव में एक लड़का था, लड़का था, वो क्या मतलब उतना उसको कुछ नहीं बुझाता था बट राइटिंग इतना मस्त था। वो राइटिंग के दम पर उसका 350 नंबर आया मैट्रिक में। इसलिए राइटिंग सुधार कर रखिए और किसी भी चीज़ को विस्तार करने की आपको अगर क्षमता है तो आप समझिए कि फर्स्ट से पास हो जाएंगे। और अगर आप तेज हैं तो भाई टॉपर तो बनिएगा ही बनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है कि किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में भाई, जैसे हमारा गांव है उसमें विभिन्न प्रकार, देखा होगा कि अपने गांव में कि विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। इसी कारण के इसी के क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। इसका हम अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से लिखें तो लिखेंगे कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विविधता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को आप अच्छा से समझ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि ये हम समझ नहीं पाए और फिर से हम इसको फिर इस पर मतलब क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए। तो पारिस्थितिक तंत्र सिंपल सा है भाई कि किसी क्षेत्र में, किसी मतलब हमारे गाँव में मान लीजिए एक गाँव है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि जीवित है, जीवित जो घटक है, मतलब जिंदा जीव है, घटक है, वो सब है, तथा जो मुर्दा अजैव घटकों के बीच पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मतलब जीवित और मुर्दा के बीच जो संवाद बनता है उसी को ही हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, जो भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर आपका आंसर देंगे। पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखला क्या है? आहार जाल या फिर खाद्य श्रृंखला, ये सब क्या है? खाद्य श्रृंखला होता क्या है? फूड चेन होता क्या है? तो जीवों के बीच भोजन एवं ऊर्जा के स्थानांतरण की क्रमबद्ध श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पूछिएगा कि आप लोग क्रमबद्ध क्या होता है भाई? तो लाइन बाय लाइन, जैसे घास खाया हिरन खाया, घास को हिरन खाया, हिरन को शेर खा गया, ये क्या हो गया? क्रमबद्ध हो गया। ठीक है, क्रमबद्ध श्रृंखला, इसी को क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो क्रमबद्ध श्रृंखला को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? घास, हिरन और क्या हो जाएगा? शेर। जैसे घास को खाया हिरन, हिरन को खाया शेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन क्या है? पूछ रहा है कि जैव आवर्धन क्या है भाई? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ने पर विषैले जो पदार्थ होते हैं उसकी सांद्रता बढ़ने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला हम समझाए, उसमें जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? जो विषैला पदार्थ होता है उसकी सांद्रता क्या लगता है, क्या होता है कि बढ़ने लगता है। विषैला पदार्थ की सांद्रता जो होता है बढ़ने लगता है। इसी कारण को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है? पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो लिखिएगा कि पर्या सिंपल सा है भाई कि पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की जो हमारे पर्यावरण है पूरा पृथ्वी है, इसे क्या है, ये इसे क्या है, पर्यावरण है, पर्यावरण की घिरी हुई है पृथ्वी, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि अगर हानिकारक पदार्थ मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब मिल गया और संतुलित मात्रा में मिल गया, बहुत ज़्यादा मिल गया, तो ये क्या हो, यही कहलाता, क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि तरंग क्या है? तो लिखेंगे कि ध्वनि के संचरण की, मतलब ध्वनि है वो ऐसे ही से चलता है ध्वनि, ठीक है। तो ध्वनि के संचरण के लिए यही क्या है, तो संचरण हो रहा है इसी से। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम के कणों में उत्पन्न होने वाली जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि तरंग होते हैं। जिस ध्वनि का संचरण कर रहा है उसमें माध्यम क्या होता है, कोने में उत्पन्न होने वाली क्या अनुदैर्घ्य तरंग है, उसी को क्या कहते हैं, ध्वनि तरंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ध्वनि तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगों के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। पूछेगा कि क्या ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसे लिखिएगा कि यस, ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि बिना माध्यम के ध्वनि जो है गमन ही नहीं कर सकता है, चाहे वायु हो या द्रव हो या ठोस हो। सबसे ज़्यादा जो ध्वनि तरंग गमन करता है वो किस में गमन करता है, ठोस में गमन करता है, बहुत ही तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता क्या है, इसका क्या लिखिए, मात्रक लिखिए। पूछ रहा है क्वेश्चन कि ध्वनि की तीव्रता क्या है और इसका क्या लिखिए, आप मात्रक लिखिए। तो ध्वनि की तीव्रता से तात्पर्य यह है कि ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि का पावर या ऊंचाई से होता है, जिससे हम ध्वनि को तेज या धीमा क्या कहते हैं, अनुभव करते हैं। ध्वनि की तीव्रता क्या है, जैसे कोई ध्वनि इतना इतना गति 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 स्पीड से चल रहा है, कोई ध्वनि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। जैसे लोहा में बहुत ज़्यादा ध्वनि स्पीड से चलेगा, लेकिन यही जब द्रव में लाने के ध्वनि को वो कम स्पीड से चलेगा, बहुत कम स्पीड से चलेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसिबल होता है। पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ध्वनि का तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन मारेंगे डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ क्या है या विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बना हुआ बंद पथ, जैसे ये तार है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बंद पथ है, जिसमें बैटरी, तार तथा उपकरण जुड़े हो, विद्युत परिपथ। या सिंपल सा डिफिनेशन देखें कि विद्युत के लिए, विद्युत के गमन करने के लिए जो परिपथ का उपयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा में समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वहाँ पर जो एग्जाम में लिखकर आइएगा बहुत ही विस्तार से लिखिएगा, जितना ज़्यादा विस्तार कर सकते हो उतना ज़्यादा विस्तार करिएगा, जिससे आपको नंबर जो है भर भर कर देगा, ठीक है, तभी आप टॉपर बन पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज क्या है, इसका कार्य लिखिए। तो विद्युत फ्यूज एक क्या है, सुरक्षा उपकरण है। विद्युत फ्यूज क्या है भाई, तो एक सुरक्षा उपकरण है। विद्युत फ्यूज का जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ उपयोग किया जाता है, घर के विद्युत उपकरण जो होता है उसमें हमको लोग फ्यूज का यूज़ करते हैं। आप लोग देखे होंगे फ्यूज जो लाल लाल बढ़ता है ना, वही फ्यूज होता है। बोर्ड देखे हैं घर में बोर्ड देखें, उसी किराने देखिएगा कि लाल लाल लगा रहता है, वही होता है विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज क्या है, एक सुरक्षा उपकरण है जो अधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, पिघल कर परिपथ को तोड़ देता है। यह विद्युत उपकरणों को अधिक धारा से होने वाले नुकसान को बचाता है। अब कैसे समझें विद्युत फ्यूज क्या है, तो घर में जो ये विद्युत फ्यूज लाल लाल लगा रहता है वो क्या होता है भाई, अगर ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा विद्युत धारा अगर बाहर से आ रहा है, ज़्यादा विद्युत धारा आ रहा है, तो क्या करेगा, अगर अगर मतलब जो घर में चल रहा है, मशीन वशीन चल रहा है, विद्युत उपकरण चल रहा है, अगर उसको नुकसान पहुंच सकता है तो ये क्या करेगा, अपने गल जाएगा, मतलब विद्युत परिपथ को तोड़ देगा, जिसके कारण धारा तो फॉलो होगा ही नहीं, जिसके कारण उपकरण जो खराब होने से बच जाएगा। अधिक धारा प्रवाहित नहीं, ना ही कम धारा प्रवाहित होने देगा और ना ही अधिक धारा प्रवाहित होने देता है। यही है विद्युत फ्यूज। मतलब विद्युत फ्यूज जो है बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इसको लगाना अनिवार्य है। जाइलम उत्तक क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जाइलम उत्तक क्या है, इसका कार्य लिखे भाई, तो उत्तक से तो पूछता है क्वेश्चन। जाइलम उत्तक क्या है और फ्लोएम उत्तक क्या है, ये सब तो क्वेश्चन पूछता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा या फिर सब्जेक्टिव में पूछेगा। ये कन्फर्म गारंटी है, कन्फर्म गारंटी हम कह सकते हैं कि जाइलम या फ्लोएम पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जाइलम पौधों में पाए जाने वाले क्या है, संवहन ऊतक है। जाइलम ऊतक क्या है भाई, तो जाइलम पौधों में पाए जाने वाले एक संवहन ऊतक है, जो क्या करता है, जड़ों से, मतलब जड़ है ना, यहाँ से क्या करेगा, जल है एवं खनिज एवं जल को क्या करता है, पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। ये सब पेड़ के भाग है, इस सब भाग में क्या पहुँचाएगा, जल, खनिज लवण और पानी को क्या पहुँचाएगा, कौन पहुँचाएगा, जाइलम ऊतक। याद रखिए जाइलम ऊतक जो है नीचे से ऊपर जाता है और फ्लोएम ऊतक ऊपर से नीचे आता है। सीधा सीधी कह सकते हैं, जाइलम ऊतक नीचे से जल, खनिज लवण और अनेक प्रकार के पदार्थ ऊपर लेके जाते हैं, मतलब अनेक पतियाँ में लेके जाते हैं। अब आ गया फ्लोएम ऊतक।
फ्लोएम ऊतक क्या है इसका कार्य लिखे, तो फ्लोएम पौधों में पाया जाना और यह भी क्या है भोजन संवहन ऊतक है। ये क्या कहता है, अब देखना देखा कि जाइलम ऊतक लेके गया कहाँ, ऊपर लेके गया, पत्ती में लेके गया, पानी लेके गया, खनिज लवण लेके गया और अनेक पदार्थ के पदार्थ लेके, क्यों लेके गया भाई, भोजन बनाने के लिए। जब वहाँ से भोजन बने के रेडी होगा तो क्या आएगा, नीचे आएगा, किसके द्वारा आएगा, फ्लोएम ऊतक के द्वारा। तो यह पत्तियों में जो भोजन बन जाता है उसको क्या करता है, पौधों के सभी भागों तक पहुँचाता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर लाता है, मतलब सभी भागों में क्या करता है, पहुँचाता है। फ्लोएम जो होता है भोजन को सभी भागों में पहुँचाता है, लेकिन जाइलम क्या करता है, खनिज लवण एवं जल को सभी भागों तक क्या करता है, पहुँचाता है। जी दोनों है भाई भाई, लेकिन काम है तगड़ा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, एक उपयोग लिखिए। कृत्रिम उपग्रह क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। तो मनुष्य द्वारा बनाए गए जो उपग्रह है वे पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करते हैं, उसे हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इसका उपयोग क्या हो जाएगा, मौसम पूर्वानुमान, संचार व्यवस्था। कृत्रिम उपग्रह है क्या भाई, तो ये पृथ्वी है, मान लीजिए कि नीचे से हम लोग भेजे, कहाँ भेजे, इधर से ना भाई, हम लोग इस पर है, इस पर भेजे रॉकेट भेजे। ये क्या करेगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर, मतलब कक्षा में क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा, पता करेगा कि कहाँ क्या होने वाला है, मौसम का पूर्वानुमान जानकारी करेगा, संचार व्यवस्था ये सब के बारे में बताता है, रॉकेट जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, मतलब जो मनुष्य द्वारा उपग्रह भेजे जाते हैं पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, तो अपशिष्ट पदार्थों के अपशिष्ट पदार्थ होता क्या भाई, तो जैसे कचरा है ना, कचरा जो भी जिसका यूज़ नहीं है वो उसे हम कचरा कहते हैं। किसी भी मान लो कोई भी चीज़ है, अगर उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए यूज़ के लायक नहीं है, तो हमारे लिए वो क्या होता है, कचरा के समान हो जाता है, कचरा के समान हो जाता है। तो लिखेंगे अपशिष्ट पदार्थों के संग्रह, पृथक्करण, निपटान एवं पुनः उपयोग की वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं, मतलब कचरा प्रबंधन कहते हैं। कचरा है उसको मतलब संग्रह करके या पृथक्करण करके या निपटान करके या उसको पुनः उपयोग में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रक्रिया को हम अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, अनिवार्य है, किसके लिए अनिवार्य है, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन अनिवार्य है। ध्यान रहे इस साल 2026 में आपको ही टॉपर बनना है, आपको ही क्या बनना है, टॉपर बनना है। आप टॉपर बन सकते हैं, अभी भी वक्त है, 30 दिन का वक्त है भाई, लगा दीजिए दम, लगा दीजिए पावर, दिखा दीजिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि पुनर्चक्रण किसे कहते हैं, तो पुनर्चक्रण क्या है भाई, तो अपशिष्ट पदार्थों को प्रसंस्करण भाई, प्रसंस्करण क्या हो गया, तो प्रसंस्करण, तो कचरा है उसको पुनः 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 उपयोग करें, उसे प्रसंस्करण कहते हैं, मतलब न्यू किया, पुराना था उसको हम क्या कर दिए, न्यू कर दिए, न्यू करके अब पुनः उपयोग हम क्या कर दिए, बना दिए, उसी हम पुनर्चक्रण कहते हैं। लिख सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग लायक बनाने हेतु की गए प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुनर्चक्रण कहते हैं। पुराने कागज़ से जैसे नए कागज़ बनाना, ये क्या है, पुनर्चक्रण कहते हैं, पुनर्चक्रण कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है भाई कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार क्या है, तो वह आहार भाई, संतुलित आहार लेना, तो मोटा आदमी भाई होगा ना, संतुलित आहार ज़्यादा मोटा होगा, संतुलित आहार नहीं लेता होगा, ज़्यादा वसा लेता होगा, जी साला फैट हो गया होगा। और ऐसे मजा आता है, सब उसको मोटका मोटका, हमारे गाँव में भी है, सब मोटका मोटका बुलाता है, इसलिए भाई मोटा भाई लोग प्लीज़ मजाक मत कर, आपको नहीं उड़ा, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, पढ़िए अच्छे से। वह आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज उचित मात्रा में उपस्थित हो, संतुलित आहार करता है। सीधा सीधे भाई हम कुछ भोजन कर रहे हैं, अगर उसमें सभी प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट है, मतलब सभी चीज़ है, मतलब समान मात्रा में सभी चीज़ है उस भोजन में, उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। अगर वो आप लेते हैं तो नहीं आप ज़्यादा फैट होइएगा, नहीं आप ज़्यादा दुबले पतले हो गए और सबको मार भगाइएगा।